नमस्कार, मैं रवीन कुमार। देखिए, जब 23 विरोधी दल एक जगह बैठते हैं, साथ में फोटो खिंचवाते हैं, मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि हम सब एक हैं, तो पहली नजर में लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन एक सवाल यहीं से उठता है, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर 2 साल बाद इतनी जल्दी में यह बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर सब साथ थे तो डीएमके इसमें शामिल क्यों नहीं हुई? आम आदमी पार्टी ने दूरी क्यों बनाई रखी? और अंदर ऐसी क्या बात थी कि कुछ नेताओं को दूसरे नेताओं की बात बीच में काटने से रोकना पड़ा? ये छोटे सवाल नहीं है और आज हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की यह बैठक सिर्फ बीजेपी के खिलाफ एक सियासी कार्यक्रम नहीं थी। कई लोगों के मुताबिक ये एक ऐसी बैठक थी जहां विरोधी दल अपनी बिखरती हुई एकता को संभालने की कोशिश कर रहे थे। और जब आप पूरी कहानी देखेंगे तो खुद फैसला कर पाएंगे, क्या यह सच में एकता की तस्वीर थी या फिर सिर्फ एक और ग्रुप फोटो? जून 2026 दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होती है। पूरे 2 साल बाद एक ही कमरे में 23 विरोधी दलों के नेता इकट्ठा होते हैं। राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, उद्धव ठाकरे हैं और मंच से एक ही बात कही जाती है, हम साथ हैं, हम एक हैं। लेकिन जरा रुककर एक सवाल पूछिए, अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर 2 साल बाद अचानक इतनी बड़ी बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह पहले से तय थी? नहीं। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक यह बैठक एक वजह से नहीं, कई वजह से बुलाई गई थी। एक तरफ हाल के चुनावों के नतीजों ने चिंता बढ़ा दी थी, दूसरी तरफ कुछ साथी दल अपनी नाराजगी खुलकर दिखाने लगे थे और तीसरी तरफ बीजेपी को लगातार यह मौका मिल रहा था कि विरोध और कमजोर नजर आए। सीधी सी बात है, यह किसी जीत की खुशी में बुलाई गई बैठक नहीं थी। यह नुकसान रोकने की कोशिश ज्यादा लग रही थी। गठबंधन को संभालना था, इसलिए सबको एक जगह लाना जरूरी हो गया। और यहां एक बात और ध्यान देने लायक है, कई रिपोर्ट्स में इस बैठक को सिर्फ एक सियासी मीटिंग नहीं बताया गया। कहा गया कि यहां खुलकर बात हुई, पुरानी शिकायतों पर बात हुई, नाराजगी पर बात हुई और आगे साथ कैसे चलना है इस पर भी चर्चा हुई। यानी बाहर जो तस्वीरें दिख रही थीं, कहानी सिर्फ उतनी नहीं थी। बाहर एकता नजर आ रही थी, लेकिन अंदर गठबंधन को जोड़कर रखने की चिंता भी साफ दिख रही थी। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, जब कोई गठबंधन अपनी इतनी बड़ी बैठक करे और उसके 2 सबसे अहम साथी उसमें नजर ही ना आए, तो सवाल उठना तो लाजमी है। इस बैठक में 23 दल शामिल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 2 नामों की हुई। डीएमके और आम आदमी पार्टी दोनों इस बैठक में मौजूद नहीं थे और यहीं से कई नए सवाल खड़े हो गए। पहले डीएमके की बात करते हैं। डीएमके कोई छोटी पार्टी नहीं है। इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत साथियों में उसका नाम लिया जाता है। तमिलनाडु में उसकी सरकार है, संसद में भी उसकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में डीएमके का इस बैठक से दूर रहना एक आम बात नहीं थी। यह सिर्फ एक कुर्सी खाली रह जाने की बात नहीं थी। बहुत लोगों ने इसे एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के चुनावों के बाद कांग्रेस और डीएमके के बीच दूरियां बढ़ी हैं और इसी वजह को डीएमके के इस फैसले से जोड़कर देखा गया। अब जरा सोचिए, एकता दिखाने के लिए बैठक बुलाई जाए और उसमें सबसे बड़े साथियों में से एक ही मौजूद ना हो, तो फिर लोग सवाल तो पूछेंगे ही। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। यहां मामला और भी ज्यादा चर्चा में रहा। बैठक से कुछ ही समय पहले आम आदमी पार्टी ने खुलकर कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो ज्यादा ध्यान अपनी सियासत मजबूत करने पर दे रही है और साथ चलने वाली पार्टियों की बातों को उतनी अहमियत नहीं मिल रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि भरोसे की कमी के साथ साथ चलना मुश्किल है। अब एक पल के लिए सियासत को भूल जाइए और अपनी जिंदगी का एक उदाहरण सोचिए। घर में कोई शादी हो, कोई बड़ा त्योहार हो और परिवार के 2 सबसे जरूरी लोग ही ना पहुंचे। बाकी लोग चाहे कितनी भी मुस्कान दिखा दें, अंदर ही अंदर सबको लगता है कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। यहां भी कुछ ऐसा ही नजर आया। एक तरफ मंच से एकता की बात हो रही थी, साथ रहने की बात हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ 2 बड़े साथी उस मंच पर मौजूद ही नहीं थे। इसी वजह से कई लोगों ने इसे सिर्फ गैर हाजिरी नहीं माना, बल्कि गठबंधन के अंदर चल रही परेशानियों का एक संकेत माना। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि यह बैठक बीजेपी को घेरने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन अंदर सबसे ज्यादा बात बीजेपी की नहीं हुई। सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस को लेकर उठते नजर आए। कई क्षेत्रीय दलों ने साफ कहा कि अगर गठबंधन को मजबूत रखना है तो कांग्रेस को अपना तरीका बदलना होगा। अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी, तेजस्वी यादव ने भी अपनी चिंता जताई, वामपंथी दलों और कई दूसरे साथियों ने भी मिलता जुलता संदेश दिया। उनकी बात का सार कुछ ऐसा था, बीजेपी से लड़ाई कोई एक पार्टी अकेली नहीं जीत सकती, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और यहां एक बात बार बार सुनने को मिली, बड़ा दिल।
साथियों का कहना था कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा, लेकिन इसका मतलब सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं था। बात उससे भी आगे की थी। बात थी भरोसे की, बात थी सम्मान की, बात थी साथ चलने के एहसास की। साथी दल चाहते थे कि उन्हें भी उतनी ही अहमियत मिले जितनी किसी बड़े दल को मिलती है। जरा सोचिए, ये लोग कांग्रेस के विरोधी नहीं हैं, ये उसके साथी हैं। और अगर साथी ही बार बार सम्मान की बात कर रहे हों तो समझा जा सकता है कि अंदर कुछ परेशानियां जरूर चल रही होंगी। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से एक और बात उठाई गई। उनका कहना था कि इस गठबंधन की असली ताकत राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अपना असर है, बिहार में आरजेडी की अपनी पकड़ है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का अपना जनाधार है, तमिलनाडु में डीएमके की अपनी ताकत है। हर राज्य की सियासत अलग है, हर राज्य का नेता अलग है, इसलिए हर जगह नेतृत्व एक ही पार्टी के हाथ में हो ये जरूरी नहीं है। वामपंथी दलों की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। उन्होंने कहा कि एक तरफ दिल्ली में साथ चलने की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ राज्यों में साथी दल एक दूसरे पर ही हमला करते नजर आते हैं। उनका सवाल था, अगर साथ चलना है तो फिर ये दो अलग अलग संदेश क्यों? और यही बात कई लोगों को परेशान कर रही थी। डीएमके का मुद्दा भी बार बार चर्चा में आया। कई साथियों ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि इतना बड़ा साथी बैठक से दूर रहा। कुछ नेताओं का मानना था कि ये सिर्फ एक पार्टी की नाराजगी नहीं है, ये एक बड़ा संकेत है, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि गठबंधन के अंदर भरोसा कमजोर पड़ रहा है। और अगर ऐसे ही बड़े साथी दूर होते गए तो पूरे गठबंधन को नुकसान हो सकता है। इसीलिए कई राजनीतिक जानकार एक बात कह रहे हैं, विरोध के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है आपस में भरोसा बनाए रखना। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इतनी नाराजगी थी, इतने मतभेद थे, तो फिर कोई तो होगा जो सबको साथ लाने की कोशिश कर रहा होगा। और इसी जगह राहुल गांधी की भूमिका सामने आती है। जरा पूरी तस्वीर देखिए। डीएमके बैठक में नहीं आई, आम आदमी पार्टी पहले ही अलग रास्ता पकड़ चुकी थी, वामपंथी दल कांग्रेस से नाराज थे, कई क्षेत्रीय दल ज्यादा सम्मान और ज्यादा भागीदारी की बात कर रहे थे। ऐसे माहौल में राहुल गांधी की सबसे बड़ी कोशिश एक ही थी, साथियों को साथ बनाए रखना। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने एक बात पर जोर दिया। उनका कहना था कि विरोध की सबसे बड़ी कमजोरी आपस की लड़ाई हो सकती है। अगर साथी ही एक दूसरे को कमजोर करने लगें तो इसका फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक उन्होंने साथियों से कहा कि छोटे बड़े मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इतना बड़ा नहीं होने देना चाहिए कि पूरा गठबंधन ही कमजोर पड़ जाए। सबसे ज्यादा चर्चा डीएमके को लेकर हुई। डीएमके दूरी बना रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि डीएमके अब भी उन्हीं मूल्यों के साथ खड़ी है जिन पर गठबंधन बना था। कई राजनीतिक जानकारों ने इसे एक संकेत के रूप में देखा, जैसे राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हो कि बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं, रिश्तों को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बीच ममता बनर्जी का बदला हुआ रुख भी चर्चा में रहा। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस और टीएमसी के बीच कई बार तनाव देखा गया था, लेकिन इस बार कई लोगों को ममता का अंदाज पहले से ज्यादा सहयोगी लगा। इससे गठबंधन के अंदर एक सकारात्मक संदेश गया और राहुल गांधी को भी यह उम्मीद मिली कि कुछ पुरानी दूरियां कम हो सकती हैं। लेकिन असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। राहुल गांधी को सिर्फ बीजेपी का सामना नहीं करना, उन्हें अपने साथियों को भी साथ बनाए रखना है। और यह काम आसान नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में यही साथी एक दूसरे के खिलाफ सियासत करते हैं। केरल में कांग्रेस और वामपंथी दल आमने सामने होते हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के हित कई बार टकराते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी अलग पहचान और अपनी ताकत बनाए रखना चाहती है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ रिश्तों को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं, यानी तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है। दिल्ली में ये सब एक मंच पर नजर आते हैं, लेकिन राज्यों में कई जगह एक दूसरे के मुकाबले में खड़े होते हैं और इसी वजह से राहुल गांधी के सामने जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बैठक सिर्फ इंडिया गठबंधन की परीक्षा नहीं थी, ये राहुल गांधी के नेतृत्व की भी एक बड़ी परीक्षा थी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि विरोध बीजेपी को कितनी चुनौती दे पाएगा, बड़ा सवाल यह है, क्या राहुल गांधी अपने साथियों का भरोसा मजबूत कर पाएंगे? क्या वो उन पार्टियों को साथ रख पाएंगे जो लगातार ज्यादा सम्मान और ज्यादा भागीदारी की बात कर रही हैं? आने वाले समय में शायद इसी सवाल का जवाब इंडिया गठबंधन का भविष्य तय करेगा। अब यहां कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है और यह मोड़ जुड़ा है ममता बनर्जी से। देखिए, इस पूरी बैठक में लोगों का ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं था कि कौन नहीं आया। कई लोग इस बात को भी गौर से देख रहे थे कि कौन किस अंदाज में नजर आया, और इसी में ममता बनर्जी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसा लगा था कि ममता और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, दोनों के बीच तनाव की खबरें भी आती रही हैं।
लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग नजर आई। बैठक से पहले ही ऐसी खबरें आने लगी थीं कि ममता विरोधी दलों को एक साथ बैठकर बात करते देखना चाहती हैं। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उन्हें यह बात समझ आ गई है कि राष्ट्रीय स्तर की सियासत और राज्य की सियासत अलग चीजें हैं। राज्य में अलग लड़ना एक बात है, लेकिन देश भर में बीजेपी को चुनौती देना एक अलग चुनौती है। शायद इसी वजह से इस बार उनका रुख पहले से ज्यादा सहयोगी नजर आया। बैठक के दौरान भी कई लोगों ने महसूस किया कि ममता का अंदाज पहले के मुकाबले ज्यादा नरम था। पहले जहां अक्सर टकराव की बात होती थी, इस बार साथ चलने की बात ज्यादा सुनने को मिली। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि इस बार कांग्रेस और ममता के बीच बातचीत का माहौल पहले से बेहतर था। लेकिन यहीं से एक नया सवाल भी खड़ा हो गया, क्या गठबंधन के अंदर ताकत का संतुलन बदल रहा है? क्योंकि कुछ समय पहले तक ममता बनर्जी को विरोधी सियासत का सबसे स्वतंत्र चेहरा माना जाता था। अक्सर वो अपना अलग रास्ता चुनती नजर आती थीं, लेकिन अब तस्वीर कुछ और दिखा रही है। अब वो गठबंधन के अंदर रहकर अपनी भूमिका मजबूत करती नजर आ रही हैं। और इसी दौरान एक और चीज लोगों की नजर में आई। एक तरफ ममता गठबंधन के साथ खड़ी नजर आई, दूसरी तरफ डीएमके ने दूरी बना ली। इसलिए कई लोगों ने इसे दो अलग रास्ते के रूप में देखा। एक साथी और करीब आता दिख रहा था और दूसरा कुछ दूर जाता हुआ। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ममता के सामने भी अपनी चुनौतियां हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि टीएमसी के अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत नहीं है। पार्टी के कुछ नेताओं और सांसदों की नाराजगी की बातें भी सामने आई हैं। कहीं नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कहीं पार्टी के भविष्य को लेकर चर्चा हो रही है। यानी चुनौतियां सिर्फ गठबंधन के अंदर नहीं है, पार्टी के अंदर भी कई सवाल मौजूद हैं। और शायद इसी वजह से इंडिया गठबंधन ममता के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी एकता का हिस्सा बने रहना टीएमसी के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे पार्टी को देश की बड़ी सियासत में अपनी जगह बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसलिए कुछ लोग ममता के इस बदले हुए रुख को सिर्फ गठबंधन की जरूरत नहीं मानते, वो इसे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह बदलाव लंबे समय तक रहेगा? क्या ममता और कांग्रेस वाकई मिलकर आगे बढ़ेंगे, या फिर यह सिर्फ एक ऐसा समझौता है जो फिलहाल की राजनीतिक जरूरत से जुड़ा हुआ है? आने वाले महीनों में शायद इसी सवाल का जवाब इंडिया गठबंधन की दिशा तय करेगा। अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखिए। डीएमके बैठक से दूर रही, आम आदमी पार्टी ने अलग रास्ता चुन लिया, कांग्रेस पर लगातार सवाल उठते रहे और ममता बनर्जी का रुख पहले से अलग नजर आया। इन सब बातों के बीच एक और चीज सामने आती है और शायद ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गठबंधन के अंदर ताकत का संतुलन बदलता हुआ नजर आ रहा है। काफी समय तक ये माना जाता रहा कि विरोध की सियासत का केंद्र कांग्रेस है और बाकी पार्टियां उसके आसपास खड़ी हैं। लेकिन अब तस्वीर पहले जैसी नहीं लगती। अब कई क्षेत्रीय दल खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और सिर्फ बात ही नहीं रख रहे, अपनी भूमिका भी बढ़ाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो या दूसरे क्षेत्रीय दल, कई साथियों का कहना है कि गठबंधन से जुड़े बड़े फैसले मिलकर होने चाहिए। सिर्फ एक पार्टी सब कुछ तय करे, अब यह बात सबको मंजूर नहीं है। इस बैठक में भी इसका असर साफ नजर आया। कई नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि देश की सियासत सिर्फ दिल्ली से नहीं चलती। उत्तर प्रदेश की अपनी अहमियत है, बिहार की अपनी ताकत है, पश्चिम बंगाल की अपनी सियासत है, तमिलनाडु की अपनी जमीनी हकीकत है। और जो नेता इन राज्यों में मजबूत हैं, वो चाहते हैं कि उनकी आवाज भी उतनी ही सुनी जाए। यानी धीरे धीरे एक नई तस्वीर उभर रही है, जहां ताकत सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि कई नेताओं और कई पार्टियों के बीच बांटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अब भी विरोध की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब उसके साथ ऐसे साथी भी हैं जो सिर्फ साथ चलना नहीं चाहते, वो फैसलों में बराबरी की जगह भी चाहते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर गठबंधन के अंदर इतनी सारी मजबूत आवाजें हैं तो आखिरी फैसला करेगा कौन? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, या फिर हर बड़े फैसले के लिए सबको साथ बैठना पड़ेगा? क्योंकि जब ताकत एक जगह ना हो तो फैसला लेना आसान नहीं होता। और शायद आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही होगी। बीजेपी से मुकाबला करने से पहले क्या गठबंधन अपने अंदर एक ऐसा तरीका बना पाएगा जहां सबकी आवाज भी सुनी जाए और फैसले भी वक्त पर हो जाएं? इसी सवाल का जवाब आगे की सियासत की दिशा तय कर सकता है। अब तक हमने नेताओं की बात की, पार्टियों की बात की, बैठकों और बयानों की बात की, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मुद्दा शायद कुछ और है, और वो है भरोसे की कमी। सीधी भाषा में कहें तो एक दूसरे पर पूरा भरोसा ना होना। कई लोग मानते हैं कि गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं है, अंदर है। क्योंकि बीजेपी से लड़ना एक बात है, लेकिन पहले अपने साथियों का भरोसा जीतना भी जरूरी है। बैठक में कई साथी दलों ने इसी मुद्दे को उठाया। समाजवादी पार्टी ने, आरजेडी ने,
वामपंथी दलों ने और कई दूसरे क्षेत्रीय नेताओं ने भी। उनका कहना था कि कांग्रेस को सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी की तरह नहीं, बल्कि सबको जोड़कर रखने वाली ताकत की तरह काम करना होगा। यानी ऐसी पार्टी जो सबको साथ लेकर चले, सबकी बात सुने और सबको अहमियत दे। कई साथियों की शिकायत यह थी कि कुछ राज्यों में कांग्रेस का रवैया साथी जैसा कम और प्रतिद्वंद्वी जैसा ज्यादा लगता है, और जब ऐसा होता है तो भरोसा कमजोर पड़ता है। कुछ नेताओं ने तो यह भी कहा कि कई बार गठबंधन की कुल जीत से ज्यादा ध्यान अपनी पार्टी को मजबूत करने पर दिया जाता है, और यही बात तनाव बढ़ाती है। बिहार का उदाहरण भी चर्चा में आया। कुछ नेताओं का मानना था कि पिछले चुनावों में कुछ फैसलों ने गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। इसी तरह उत्तर प्रदेश और कुछ दूसरे राज्यों के अनुभव भी सामने रखे गए। साथियों की बात साफ थी, जिस राज्य में जो पार्टी सबसे मजबूत है, उस राज्य में उसकी बात को ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए, और कई लोगों ने इसे कांग्रेस के लिए एक सीधा संदेश माना। डीएमके का मुद्दा भी इसी चर्चा का हिस्सा बना। कई नेताओं ने पूछा, अगर इतना बड़ा साथी दूर हो गया तो बाकी साथी क्या सोचेंगे? क्या उनका भरोसा भी कमजोर पड़ेगा? कुछ नेताओं ने कहा कि साथियों को खोना सिर्फ एक पार्टी का जाना नहीं होता, उसका असर पूरे गठबंधन पर पड़ता है। वामपंथी दलों ने भी अपनी नाराजगी छुपाई नहीं। उनका कहना था कि एक तरफ साथ रहने की बात करना और दूसरी तरफ राज्यों में एक दूसरे पर हमला करना, ये दोनों बातें साथ साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। उनका सवाल था, अगर हम साथी हैं तो फिर संदेश भी वही दिखना चाहिए, और इसी मुद्दे पर काफी तीखी बातचीत हुई। कुछ पल ऐसे भी आए जब नेता एक दूसरे की बात से सहमत नजर नहीं आए। माहौल गर्म भी हुआ, लेकिन बाद में बातचीत फिर सामान्य हुई। इसी दौरान राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी। जानकारी के मुताबिक उन्होंने साथियों की आलोचनाओं को सुना और यह संकेत दिया कि विरोध की एकता उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये बातें सिर्फ बैठक तक सीमित रहेंगी या फिर सच में कुछ बदलेगा? क्या साथियों को ज्यादा जगह मिलेगी? क्या फैसले मिलकर लिए जाएंगे? क्या पुरानी नाराजगियां कम होंगी? क्योंकि सियासत में सिर्फ बयान देना काफी नहीं होता, आखिर में लोग फैसलों को देखते हैं। और इंडिया गठबंधन के लिए भी आने वाले महीनों में सबसे बड़ी परीक्षा शायद यही होगी, भरोसा वापस कैसे लाया जाए। क्योंकि जब भरोसा मजबूत होता है तभी कोई भी गठबंधन मजबूत टिक पाता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, यह बैठक सिर्फ शिकायतें सुनने के लिए नहीं बुलाई गई थी, सिर्फ नाराजगी दूर करने के लिए भी नहीं। इसका असली मकसद था गठबंधन को दोबारा संभालना, उसे ज्यादा मजबूत तरीके से खड़ा करना और शायद टूटने से पहले उसकी कमियों को दूर करना। इसी वजह से बैठक के अंत में कुछ ऐसे फैसलों पर जोर दिया गया जिन्होंने सबका ध्यान खींच लिया। सबसे पहला फैसला था, अब बातचीत लगातार होगी, सिर्फ चुनाव के समय नहीं। योजना यह है कि नियमित तौर पर बैठकें होती रहें ताकि साथी दलों के बीच बातचीत बनी रहे, और अगर कोई मतभेद हो तो उसे बड़ा संकट बनने से पहले सुलझा लिया जाए। दूसरी बड़ी बात भी काफी महत्वपूर्ण थी। अगली बैठक हैदराबाद में करने की बात सामने आई, लेकिन ध्यान देने वाली बात सिर्फ जगह नहीं है, असली बात है उस बैठक का उद्देश्य। वहां गठबंधन को एक ज्यादा पक्के ढांचे में बदलने पर चर्चा हो सकती है। यानी सिर्फ नेता मिलकर फोटो खिंचवा लें, बात अब उससे आगे बढ़ रही है। सोच यह है कि काम करने का एक स्पष्ट तरीका हो, फैसले कैसे होंगे, जिम्मेदारी किसकी होगी और साथियों की बात कैसे सुनी जाएगी, यह सब ज्यादा साफ हो। कई नेताओं का मानना था कि अब तक गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही, जब चुनाव नजदीक आते थे तब सब एक साथ नजर आते थे, लेकिन चुनाव के बाद बातचीत धीमी पड़ जाती थी और फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती थीं। इसी वजह से कई साथियों को लगता था कि उनकी बात पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक और बात भी बार बार सामने आई। कई नेताओं का कहना था कि गठबंधन को सिर्फ बीजेपी का विरोध करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ विरोध के सहारे लंबी सियासत नहीं चलती। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि विकल्प क्या है, आगे का रास्ता क्या है। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी, राज्यों के अधिकार और देश के दूसरे बड़े मुद्दों पर भी एक साझी सोच बनाने की बात हुई, ताकि लोगों के सामने सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक स्पष्ट दिशा भी रखी जा सके। और शायद इसी वजह से कई राजनीतिक जानकार इस बैठक को एक नए दौर की शुरुआत मान रहे हैं। उनका कहना है कि पहला दौर चुनाव लड़ने का था, लेकिन अब जो दौर शुरू हो रहा है वह गठबंधन को बचाए रखने का दौर है, क्योंकि असली परीक्षा चुनाव के दिन नहीं होती, असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है। और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इंडिया गठबंधन कितना बड़ा है, सवाल यह है क्या यह गठबंधन इतनी अलग अलग पार्टियों को लंबे समय तक एक साथ रख पाएगा। आने वाले महीनों में शायद इसी सवाल का जवाब सबसे ज्यादा मायने रखेगा। तो देखिए, आज की इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझें तो यह है, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी से नहीं, अपने आप से है। डीएमके चली गई, आम आदमी पार्टी पहले ही अलग हो चुकी है,
कांग्रेस पर साथी दलों का भरोसा कमजोर पड़ रहा है। क्षेत्रीय दल ज्यादा ताकत मांग रहे हैं। राहुल गांधी को नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा देनी है। ममता का रास्ता बदल रहा है और पावर का केंद्र एक जगह से हटकर कई लोगों में बंट रहा है। अब सवाल आपके सामने है, क्या यह गठबंधन 2029 तक टिक पाएगा या हैदराबाद की बैठक से पहले ही और दरारें नजर आ जाएंगी? क्योंकि राजनीति में एक पुरानी कहावत है, दुश्मन से लड़ने से पहले अपनों को साथ रखना पड़ता है, और जो अपनों को साथ नहीं रख सका उससे कोई जंग नहीं जीती।